सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 8, जिसका शीर्षक है तिरंगा झंडा। तो बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे पाठ का सार। हमारा प्यारा झंडा तिरंगा हम भारतीयों के लिए गौरव का प्रतीक है। नेहरू जी ने एक पत्र में इसके बारे में लिखा है। यह झंडा जिसे मैं आज उपस्थित कर रहा हूँ, इसे लोकमत, परंपरागत व्यवहार, त्याग और बलिदान से स्वीकार किया गया था। आज हम केवल उस लोक स्वीकृति पर मोहर लगा रहे हैं। इस झंडे के बारे में अनेक भ्रम उत्पन्न किए जा रहे हैं। कुछ लोग इसे सांप्रदायिक दृष्टि से देखते हैं और कहते हैं कि यह रंग इस संप्रदाय का है और वह उसका। लेकिन मैं कह सकता हूँ कि जिस समय हमने इस झंडे को बनाया था, उस समय उसके पीछे कोई सांप्रदायिक भावना नहीं थी। हमने केवल सौंदर्य की दृष्टि से विचार किया, क्योंकि राष्ट्र का चिन्ह देखने में सुंदर होना चाहिए। तो यहाँ पे बच्चों, जो नेहरू जी हैं, वो क्या कह रहे हैं, वो अपने झंडे यानी हमारा जो झंडा है देश का, उस झंडे के बारे में उन्होंने एक पत्र में लिखा है। और वो ये कह रहे हैं कि ये जो झंडा है जिसे मैं आज उपस्थित कर रहा हूँ, यानी जिसे वो आज दिखा रहे हैं, उपस्थित कर रहे हैं, वो लोकमत, परंपरागत व्यवहार, त्याग और बलिदान से स्वीकार किया गया है। और आज केवल उस लोक स्वीकृति का पर मुहर लगा रहे हैं और इस झंडे के बारे में अनेक भ्रम फैला रहे हैं। और वो भ्रम क्या फैला रहे हैं कि ये जो झंडा है वो सांप्रदायिक की दृष्टि से देखा जा रहा है, यानी लोग अलग अलग अपने धर्म के आधार पर, मुल्क के आधार पर इसे देख रहे हैं। लेकिन नेहरू जी यही कह रहे हैं कि हमने इसे सांप्रदायिक की भावना से नहीं बनाया था, हमने केवल इसे एक सौंदर्य दृष्टि से बनाया था कि हमारे देश का झंडा कैसा होना चाहिए, सुंदर दिखना चाहिए, क्योंकि राष्ट्र का जो चिन्ह होता है वो दिखने में सुंदर होना चाहिए। तो इसी आधार पर, इसी भावना के साथ ये झंडा बनाया गया था। साथ ही हमने ऐसे झंडे की कल्पना की थी जो समस्त रूप से तथा जिसका हर एक अंग भारत की आत्मा और परंपरा का प्रतीक बन सके। यह भावना ही इस झंडे की रचना में निहित है। देश की आजादी के लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने बहुत बलिदान किए। केसरिया रंग इसी का प्रतीक है। हम सब मिलकर इस देश को अपनी मेहनत से हरा भरा कर देंगे, समृद्ध बनाएंगे। हरा रंग इसी समृद्धि का प्रतीक है। बीच में सफेद रंग है, वह हमारे आचरण और व्यवहार की पवित्रता का प्रतीक है। तो यहाँ पे अब नेहरू जी ये जो झंडा है उसके जो 3 रंग है, उसका क्या क्या अर्थ है, किस किस आधार पर वो 3 रंग लगाए गए हैं उस झंडे में, वो बता रहे हैं। कि जो केसरिया रंग है वो किसका प्रतीक है, देश की आजादी के लिए स्वतंत्रता सेनानियों ने जो बलिदान दिए हैं, तो केसरिया रंग इसी बात का प्रतीक है। और क्या कह रहे हैं कि हम सब मिलकर इस देश को अपनी मेहनत से हरा भरा बनाएंगे, समृद्ध बनाएंगे। तो जो हरा रंग है वो इस बात का प्रतीक है। और जो सफेद रंग है जो बीच में होता है, वो हमारे आचरण, व्यवहार और हमारी पवित्रता, हमारी शांति, इस चीज का प्रतीक है। आज हम अपने राष्ट्र के लिए जो झंडा अपना रहे हैं, वह उस झंडे से कुछ भिन्न है जिसका हम पिछले कई वर्षों से प्रयोग करते रहे हैं। रंग वे ही हैं, केसरिया, सफेद और हरा, परंतु उस झंडे पर एक सफेद पट्टी और चरखा अंकित था, जो कि साधारण जनता तथा उसके उद्योग का प्रतीक था और जो हमें महात्मा गांधी के संदेश से प्राप्त हुआ था। अब चरखे के चिन्ह में थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया गया है। इस परिवर्तन का कारण यह है कि झंडे के दोनों ओर बिल्कुल एक समान चिन्ह होना चाहिए। उसमें एक ओर चक्र और दूसरी ओर तकुआ था। झंडे को दूसरी ओर से देखने पर चरखा उल्टा नजर आता था। अतः इस व्यवहारिक कठिनाई को दूर करने के लिए चरखे का चक्र हमने रख लिया और तकुआ निकाल दिया। तो यहाँ पे अब वो क्या बता रहे हैं कि आज हम अपने राष्ट्र के लिए जो झंडा अपना रहे हैं, वह उस झंडे से, यानी कि जो पहला पुराना जो झंडा था, वो उससे बिल्कुल ही अलग है, भिन्न है। अब जिसका हम पिछले कई वर्षों से प्रयोग करते आ रहे हैं, रंग वही है उस झंडे का कि केसरिया, फिर सफेद, फिर हरा, परंतु उस झंडे पर एक सफेद पट्टी और चरखा अंकित कर दिया गया है। जो पहले वाला झंडा था उसमें क्या होता था, एक सफेद पट्टी होती थी
और एक चरखा सा बनाया जाता था, जैसा कि हम इस चित्र में देख सकते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे चक्र नहीं है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे चरखा है। तो ये पहले वाला झंडे का हमें यहाँ पे चित्र दिया गया है। तो नेहरू जी इसी की बात कर रहे हैं। और ये जो चक्र है वो किसके द्वारा दिया गया है, महात्मा गांधी से प्राप्त हुआ है। और अब चरखे के चिन्ह में थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया गया है, और इस परिवर्तन का कारण क्या है कि जो चरखा है, अगर हम झंडे को दूसरी तरफ से देखें तो जो चरखा है वो उल्टा नजर आता है। तो अब ऐसा कहा जाता है कि अगर हम झंडे को दोनों तरफ से देख रहे हैं तो वो समान रूप से नजर आना चाहिए, चाहे हम आगे से देखें चाहे हम पीछे से देखें। तो इसलिए उस चरखे की जगह क्या लगा दिया गया है, चक्र लगा दिया गया है। तो आगे और पीछे से जो झंडा है वो समान रूप से नजर आ रहा है। इस चक्र का आकार प्रकार निश्चित करते समय हमारी दृष्टि उस अद्भुत चक्र पर पड़ी जो कि महान अशोक के सिंह स्तंभ को अलंकृत करता है। यह चक्र भारत की प्राचीन संस्कृति का प्रतीक है। हमने इस चक्र से अपने झंडे को अलंकृत करना निश्चित कर लिया। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि इस प्रकार हमने इस झंडे को न केवल इस प्रतीक से वरन अशोक महान के नाम से संबंधित कर लिया, जिसकी न केवल भारतीय इतिहास में वरन समस्त संसार के अत्यंत महत्वपूर्ण नामों से गिनती होती है। अब वो क्या कह रहे हैं कि इस चक्र का जो आकार और प्रकार है वो निश्चित करते समय उनकी जो दृष्टि है वो अद्भुत चक्र पर पड़ी जो महान अशोक के सिंह स्तंभ, जो हमें यहाँ पे दिखाया जा रहा है, सिंह स्तंभ के दौरान उनकी नजर इस पर पड़ी थी। तो उन्होंने सोचा कि हम झंडे में इसी प्रकार का जो चक्र है वो हम बना सकते हैं, जैसा कि हमें यहाँ दिखाया गया है। भारत का सदा ही संसार के अन्य देशों में संपर्क रहा है। अपना देश एक अंतर्राष्ट्रीय केंद्र था जहां से दूर दूर के अनेक देशों को उसके निवासी जाते थे, अपना संदेश सुनाते थे तथा औरों का सुनते थे। असल में यदि हम भारत के इतिहास पर दृष्टि डालें तो देखेंगे कि जब कभी उसने अपने को शेष संसार से अलग रखने का प्रयत्न किया है तभी उसका पतन हुआ है। भारतीय इतिहास के सबसे महान युग वे हैं जब भारत ने दूर दूर के देशों की ओर मित्रता का हाथ बढ़ाया, अपने राजदूत तथा व्यापारी भेजे और दूसरे देशों के प्रतिनिधियों का अपने यहाँ स्वागत किया। तो यहाँ पे बच्चों क्या कहा जा रहा है कि भारत का सदा ही संसार के अन्य देशों से संपर्क रहा है। अपना देश एक अंतर्राष्ट्रीय केंद्र था जहां से दूर दूर के अनेक देशों को उसके निवासी जाते थे और अपना संदेश सुनाते थे तथा औरों को भी सुनते थे। असल में यदि हम भारत के इतिहास पर दृष्टि डालें, नजर डालें तो देखेंगे कि जब कभी उसने अपने शेष संसार से अलग रखने का प्रयत्न किया है तभी उसका पतन हुआ है। भारतीय इतिहास के सबसे महान युग वे हैं जब भारत ने दूर दूर के देशों की ओर मित्रता का हाथ बढ़ाया है, अपने राजदूत तथा व्यापारी भेजे और दूसरे देशों के प्रतिनिधियों का अपने यहाँ पे अच्छे से स्वागत किया है। अशोक का काल निश्चय ही भारतीय इतिहास में अंतर्राष्ट्रीय युग था। वह संकुचित राष्ट्रीयता का काल नहीं था। उस समय हमारे देश के लोग विदेशों में साम्राज्यवादी भावना से नहीं जाते थे, वरन शांति, सभ्यता और सद्भावना के संदेश लेकर जाया करते थे। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि अशोक का जो काल था, अशोक का जो समय था, निश्चय ही भारतीय इतिहास में अंतर्राष्ट्रीय युग माना जाता है और वह संकुचित राष्ट्रीयता का काल नहीं था। उस समय हमारे देश के लोग विदेशों में साम्राज्यवाद भावना से नहीं जाते थे, वरन शांति, सभ्यता और सद्भावना के संदेश लेकर जाया करते थे। मुझे आशा है और विश्वास है कि यह झंडा किसी साम्राज्य का प्रतीक नहीं, किसी साम्राज्य लिप्सा का प्रतीक नहीं, किंतु स्वतंत्रता का प्रतीक है। यह न केवल हमारे लिए बल्कि इसे जो भी देखेगा उसके लिए स्वतंत्रता का संदेश देखने वाला है, स्वतंत्रता का संदेश देने वाला है। और मुझे आशा है कि यह झंडा दूर दूर तक जाएगा, न केवल उन स्थानों पर जहां भारतीय बसते हैं, जहां हमारे राजदूत या मंत्री हैं, वरन समुद्रों को पार करते हुए दूर दूर तक हमारे जहाज इसे ले जाएंगे। जहां भी यह जाएगा वहां के लोगों के लिए स्वतंत्रता एवं भ्रातृत्व का संदेश लेकर जाएगा। यह संदेश भी लेकर जाएगा कि भारत संसार के प्रत्येक देश से मित्रता करना चाहता है और जो देश स्वतंत्रता की खोज में है उनकी सहायता करना चाहता है। बच्चों, इस अध्याय में जवाहरलाल नेहरू ने हमारे
झंडे के बारे में बताया है कि किस प्रकार से ये जो झंडा है वो तैयार किया गया था, क्या क्या सोच थी, क्या क्या विचार के साथ इस झंडे को तैयार किया गया है। इस झंडे को सांप्रदायिकता के आधार पर तैयार नहीं किया गया था। इस झंडे को क्यों तैयार किया गया था कि देखने वाला ये सोचे कि जो भारत देश है वो सभी के लिए समान है, यानी कि सभी देशों से वो मित्रता करना चाहता है, उसके मन में किसी को लेकर कोई सांप्रदायिकता भावना नहीं है। तो इसी के साथ आज का यह अध्याय यही समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप सभी बच्चे खुश रहिए और पढ़ते रहिए। बाय।